आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं 12th का 4th चैप्टर, जो कि रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट चैप्टर है। और वो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। क्लियर? रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, और हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो WHO के अनुसार या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को हर एक एस्पेक्ट्स में वेल बीइंग्स होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल स्टेट हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो बिहेवियरल हो, चाहे वो अदर एस्पेक्ट्स हो। ये सारे एस्पेक्ट्स में अगर वो वेल बीइंग है, वो ठीक ठाक है, तभी हम कह सकते हैं कि वो हेल्दी है, अदरवाइज वो हेल्दी नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को, इस सारी क्राइटेरिया को हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ये डिफिनेशन क्या होगा? कंप्लीट वेल बीइंग इन एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल, along with normal reproductive organs and their function। क्लियर? तो यहाँ पर हम डिफिनेशन में देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अ कंप्लीट वेल बीइंग इन एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल अलोंग विथ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। तो ये सारी चीजों को हम समझते हैं। फिजिकल का मतलब क्या है? मतलब आपका बॉडी पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा बॉडी को डिजीज फ्री कंडीशन में भी होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर दो चीजों को हम सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ को और डिजीज फ्री कंडीशन को। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होगा कि अगर बॉडी डिजीज फ्री है, मतलब बॉडी में किसी तरह का कोई डिजीज नहीं है, तो हम उसे हेल्दी समझ बैठते हैं। लेकिन ये गलत है। बॉडी डिजीज फ्री होने के बावजूद भी वो अनहेल्दी हो सकता है। क्यों अनहेल्दी हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि आप डिजीज फ्री है, सपोज मान लीजिए आपके बॉडी में किसी तरह के कोई डिजीजेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मान लो आपका कल एग्जाम है सुबह में मॉर्निंग में, और आपका कोई छोटा सा पोर्शन छूटा हुआ है और आप घर पे स्टडी कर रहे हो। मान लो बगल वाले घर में शादी है और वहाँ पे डीजे साउंड सिस्टम जो बज रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ऐसा होने की वजह से या दूसरे कोई भी फैक्टर्स जो आपको पढ़ने से डिस्टर्ब कर रहे हैं, छोटे से पोर्शन छूटे हुए हैं, तो ऐसे केसेस में आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में ठीक है, आपके बॉडी में किसी तरह का कोई डिजीज नहीं है, आप बीमार नहीं हो, लेकिन फिर भी आप हेल्दी भी नहीं हो, है ना। तो हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स है। मोस्ट ऑफ पीपल डिजीज फ्री हो सकते हैं लेकिन हेल्दी नहीं हो सकते। खासकर हमारे देश में भी बहुत सारा पॉपुलेशन जो है वो अनहेल्दी है। तो हेल्दी होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत है? सबसे पहले उसका फिजिकली बॉडी पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। दूसरा सोशल, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का थॉट क्या है, वो किस तरह से आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी रूरल एरिया में रहने जहाँ पर दिन भर में 4 बार 5 बार लड़ाई झगड़े हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, हल्ला हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे कंडीशंस में आप डिजीज फ्री तो रह सकते हैं लेकिन आप हेल्दी नहीं रह सकते। तो ये सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको हेल्दी रहने के लिए। इसके बाद है इमोशनल। आपके इमोशंस भी नॉर्मल होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो ऐसे केसेस में भी आप अनहेल्दी ही कहे जाओगे, है ना। इसके बाद है आपका बिहेव कैसा। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी मिस्टेक करता है या आपके अगेंस्ट कोई बातें करता है तो बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हो जाते हो, ये सारी चीज़ें। तो ये भी दिखाता है कि आप कितना अनहेल्दी हो, ये सारी चीज़ें।
इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद देयर नॉर्मल फंक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसके फंक्शन भी नॉर्मल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इससे पहले आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बहुत सारे फंक्शन आप जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सपोज मान लो कि टेस्टिस है, तो टेस्टिस का क्या, उसका काम क्या है, उसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना। अगर वो प्रॉपर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो ऐसे केसेस में भी आप अनहेल्दी हो। ओवरी का काम क्या है, ओवरी का काम है ओवम प्रोड्यूस करना। अगर ओवरी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो ऐसे केसेस में भी वो फीमेल क्या है, अनहेल्दी है ना। तो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे केसेस में भी आप रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी है। तो हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना बहुत हार्ड डिफरेंट टू ईच अदर। क्लियर होना ये दोनों चीजें। चलिए, तो ये तो देख लिया आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है ना। अब इसके बाद हमें जानना है कि कौन से फैक्टर है, आखिर क्या चीजें हैं जो हमें अनहेल्दी बनाता है, अनहेल्दी होने के पीछे का रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। तो अनहेल्दी होने के बहुत सारे रीजन हैं। जैसे मान लो कि पीपल जो है वो अवेयर नहीं है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अब किन चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं है, जैसे मान लीजिए आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, इसको रोकने के लिए सिंपल मेथड्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस को ये चीज़ें पता ही नहीं है कि किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, किस तरीके से। तो ये एक हो सकता है। दूसरा, पीपल जो है वो एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड ना रहने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एक सोसाइटी में क्या होना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, क्या बातचीत करनी चाहिए, या दूसरे के साथ क्या इंटरेक्ट किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी है आपको अनहेल्दी बनाने के लिए। और क्या चीज़ें हैं, तो एक तो देखा आपने पीपल को अवेयरनेस नहीं है पीपल में। दूसरा क्या देखा, ये एजुकेटेड नहीं है लोग, ये सारी चीज़ें। और तीसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, बहुत तेजी से जनसंख्या का बढ़ना। तो सपोज मानिए आप 1947 जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पूरे वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन था अप्रोक्स, और सिर्फ इंडिया का पॉपुलेशन उतना हो चुका है। तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलेशन में रैपिड ग्रोथ होना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इसकी वजह से रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है जिसमें लोग हेल्दी नहीं रह पाते हैं, है ना। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि जो जॉब है वो जॉब लिमिटेड है, फूड आइटम जो आपके खाने के लिए है वो लिमिटेड है, फूड आइटम को ग्रो करने के लिए जो स्पेस है वो लिमिटेड है, और भी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। लेकिन पॉपुलेशन अगर बढ़ जाता है तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उस रिसोर्सेज को काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिए जाएंगे। ऐसा होने से हर किसी के पास वो नॉर्मल फैसिलिटीज मिल ही नहीं पाएगा, और ऐसा होने की वजह से क्या होगा, रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। अब देखिए, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो आपने देखा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए, है ना। लेकिन ये पॉपुलेशन बढ़ता कैसे है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन क्या है, ये हम समझते हैं। जैसे तो ये कारण आप समझ रहे हैं फैक्टर कि रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी होने का क्या फैक्टर है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके अलावा अवेयरनेस नहीं होना, ये चीजें भी है, लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम समझते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो क्यों रहा है, आखिर क्यों बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे जानेंगे रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत तेजी से बढ़ने का कारण क्या है, तो आप देखेंगे नाउअडे हेल्थ फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा चेंजिंग आई। जैसे अभी कोविड-19 जो डिजीज आया हुआ है, इस डिजीज में आप क्या देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो 1920 में फ्लू डिजीज आया था जिसमें सिर्फ इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डेथ किए थे। लेकिन अभी कोविड-19 से सिर्फ कितना अप्रोक्स, आज जो हम लेक्चर शूट कर रहे हैं उस टाइम 5,500 के आसपास मरे हैं।
तो डिजीज उससे डेंजरस है, लेकिन डेथ रेट इतना कम है। कम होने का रीजन क्या है? हेल्थ फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है ना। तो हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो क्या कर रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ा रहा है ना। अब देखिए, तो रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है? जैसे एडवांस्ड हेल्थ फैसिलिटीज, ये एक रीजन हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है? डिक्रीज इन इन्फैंट मोर्टालिटी रेट। और क्या रीजन हो सकता है? डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट। और क्या रीजन हो सकता है? तो एडवांस्ड हेल्थ फैसिलिटीज है ना, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये सारे रीजन हैं जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जैसे एडवांस्ड हेल्थ फैसिलिटीज बढ़िया होने से अगर किसी को सीरियस डिजीजेस भी होता है तब भी वो बच जाता है, तो ये भी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। डिक्रीज इन इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, अगर मोर्टालिटी रेट जो है वो कम हो गया, जैसे मान लो पहले के समय में क्या होता था कि पार्चुरेशन के टाइम, जिस टाइम बच्चा जन्म लेता था, तो पार्चुरेशन के टाइम में बहुत सारे बच्चे डेथ कर जाते थे। इसका रेट बहुत तेजी से रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। अब पार्चुरेशन के टाइम भी बच्चा बच जाएगा तो जाहिर सी बात है वो आगे सरवाइव कर जाएगा, जिंदा रह जाएगा। जैसे पहले क्या था, अगर 7वें महीने में बच्चा जन्म ले लिया तो जनरली वो डेथ कर जाता था, लेकिन अब क्या है, उसको भी बचा लिया जाता है। तो ऐसे केसेस में भी ये पॉपुलेशन को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जैसे जब हेल्थ फैसिलिटीज इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे तब क्या हो रहा था कि पार्चुरेशन के टाइम बेबी तो डेथ कर ही रहा था, ऐसे केसेस थे। लेकिन जो मदर जो बच्चे को जन्म दे रही है उसके डेथ का भी रेट बहुत ज्यादा था पहले, जब हेल्थ फैसिलिटीज इतनी इंप्रूव नहीं थी, उसमें भी काफी ज्यादा कमी आया है। इसकी वजह से भी पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। इसके बाद क्या है? बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजिंग आने की वजह से भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसे पहले क्या था, गांव में लोग रहते थे, किसी तरह का ना रहने का सही जगह, ना सोने का सही जगह, ना मेडिसिन के लिए सही चीजें, तो ये सारे ना मॉस्किटो नेट, बहुत सारी चीजें असामान्य तरीके से लोग रहते थे। तो वहां पर कोई डिजीज, जैसे मान लीजिए कि मलेरिया ही फैला, तो मलेरिया मॉस्किटो बाइट से फैलता है। अब अगर हम मॉस्किटो नेट यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा? एक पर्सन को अगर मलेरिया कॉज हुआ, उसी को मॉस्किटो बाइट किया, दूसरे पर्सन को फिर वो जाकर के अगेन बाइट किया तो उसे भी कॉज होगा। तो इस तरीके से क्या होगा? A large number of people will get suffered from malaria, बहुत सारे लोगों को मलेरिया कॉज्ड हो जाएगा। तो ये एक कारण जो है भी है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। इसकी वजह से भी क्या हुआ? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, है ना। और क्या हुआ? नॉर्मल जो डेथ रेट है, डेथ रेट भी क्या हुआ है? कम हुआ है ना। और यहाँ पर एक चीज तो ये हुआ है कि बर्थ रेट भी कम हुआ है। तो यहाँ पे ये भी समझना है हमें कि बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट भी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। तो यहाँ पर ठीक है, मान लिया कि बर्थ रेट कम होने से पॉपुलेशन कम होना चाहिए था, लेकिन जितना बर्थ रेट की वजह से पॉपुलेशन कम हुआ है उतनी ही उससे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। किसकी वजह से? एडवांस्ड हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से, डिक्रीज इन इन्फैंट मोर्टालिटी रेट की वजह से, डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट की वजह से, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ पीपल जो है वो अवेयर हो गए हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाना उचित नहीं है, सही नहीं है, इससे बहुत तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो बर्थ कंट्रोल उन्होंने किया और ऐसा होने से पॉपुलेशन कम हो। अब देखिए यहाँ पर समझना है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको अनहेल्दी बनाने के लिए, जो कि आपको अनहेल्दी बनाता है। तो इसके लिए सबसे पहले किस कंट्री ने इसकी शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सबसे पहले कौन सा ऐसा कंट्री था जो इनिशिएट किया, जो शुरुआत किया
कि इसमें इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, इसमें चेंजिंग होने चाहिए, इसमें सुधार होने चाहिए। तो इस इम्प्रूवमेंट के लिए क्या हुआ, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे इंडिया हमारा एक पहला देश है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले इसके ऊपर विचार किया, है ना। और वो विचार करके क्या किया, 1951 में ये फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की, है ना। तो ये जो है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच इनिशिएट फैमिली प्लानिंग इन 1951। सबसे पहले हमारा ही देश था जो 1951 में फैमिली प्लानिंग शुरू किया, और इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्लोगन यूज किया गया जो लोगों तक बड़ा आसानी से इसके दिमाग में सेट होने वाला था। बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया उस टाइम से, और शॉर्ट फैमिली को प्रमोट किया गया। तो वो स्लोगन क्या था, वो स्लोगन था हम दो हमारे दो। क्लियर, ये एक स्लोगन यूज हुआ जिसकी वजह से हर एक कपल क्या चाहने लगे कि मेरा दो ही बच्चा हो, और ऐसा होने से बहुत ज़्यादा हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया। अब तो नाउ अ डे और भी शॉर्ट फैमिली लोग एक्सेप्ट करते हैं ज़्यादा, जैसे एक ही बच्चा प्रेफर करते हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं। तो ये देखा आपने, इंडिया ने शुरुआत की। इसका जो है नाम नाउ अ डे इसको चेंज कर दिए थोड़ा सा, फैमिली प्लानिंग की जगह पे अब इसको यूज होता है रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसको अब ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग चीजें हैं, कोई अलग शुरुआत है। फैमिली प्लानिंग के लिए ही आज नाउअडे हम इस नाम से इसको जानते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये भी सेम चीजें, है ना। तो ये जो शुरुआत थी हमारे देश का एक बहुत बड़ा सुधार था जिसको बहुत सारे कंट्री ने फॉलो किया, और इसकी वजह से पॉपुलेशन में कंट्रोल जो है वो काफी ज्यादा हुआ। ये चीजें आपने देखा, है ना। तो ये तो देखा शुरुआत, सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है वो चीजें आपने समझा, है ना। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्टर्ब कौन सा फैक्टर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपने देखा कि किसकी वजह से, जैसे पीपल जो है वो अवेयर नहीं है ना। जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से वो अवेयर नहीं है, इससे रिलेटेड बात करने से लोग झिझकते हैं कि जैसे मान लो कि कंडोम्स के यूज करने से हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक सकते हैं, लेकिन एक सोसाइटी में इसको बोलना तक के लोग हेजिटेट होते हैं इससे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिथ भी हैं इससे रिलेटेड जो आपको रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी बनाते हैं। आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग एजुकेटेड ना हैं, इसकी वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये तो देखा कि पॉपुलेशन बढ़ क्यों रहा है और बढ़ने से नुकसान क्या हो रहा है, उसका कारण क्या है ना। इसके बाद इंडिया ने क्या शुरुआत की, ये सारी चीज़ें आपने देखा। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि चूंकि देखो इसको सोल्व करने का मुद्दा क्या है। सोल्व करने का मुद्दा ये है कि सबसे पहले पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा, तभी कोई उपाय है। पॉपुलेशन अगर रैपिडली बढ़ते रहा तो आप कोई भी तरीके अपना लो, हेल्दी होना काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्या है, पॉपुलेशन को कम करना। अब पॉपुलेशन को हम कम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जानेंगे इसके बाद मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो समझते हैं, आपको नोट करना है तो इसे नोट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जब मैं लेक्चर देते रहता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, तो आप सुन करके उस चीज़ों को नोट करते जाएं ताकि आपको आगे डाउट ना हो चैप्टर के अंदर। अब थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं और उसके बाद फिर और आगे स्टार्ट करते हैं।
देखिए, तो यहाँ पर पॉपुलेशन को कम करना बहुत जरूरी है अगर आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जानेंगे पॉपुलेशन कम करने के लिए क्या होगा, बर्थ को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो जन्म ले चुके हैं उसको मारना तो उचित नहीं है, वो किया भी नहीं जा सकता है ना। तो ये तो किया जा सकता है कि जो नया बच्चा जन्म लेने वाला है उसे रोक दे। अब उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, बर्थ कंट्रोल करना होगा। बर्थ कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, प्रेगनेंसी को रोकना होगा, है ना। जब तक फीमेल प्रेग्नेंट ही नहीं होगी तब तक बच्चे का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा क्या होगा, वो होगा प्रेगनेंसी को रोकना, है ना। तो यहाँ पे हम बहुत सारे मेथड के बारे में जिक्र करेंगे जो प्रेगनेंसी को रोकने में सक्षम है ना। तो यहाँ पर हम जानेंगे इसमें अब मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, क्लियर। तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, प्रेगनेंसी को रोकना होगा, है ना। अब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें नेचुरल मेथड, ठीक है। आइए नेचुरल मेथड आप समझ रहे हैं, बर्थ कंट्रोल करना है तो प्रेगनेंसी को रोकना है, फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोकना है। अब प्रेग्नेंट होने से रोकना है इसका मतलब क्या है, मतलब स्पर्म और ओवम को फ्यूज होने से रोकना है, दोनों को एक दूसरे के नजदीक नहीं पहुंचने देना है। जब तक वो एक दूसरे के नजदीक नहीं पहुंचेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी तो बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रैपिडली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हम नेचुरल मेथड को देखते हैं कि कैसे हम नेचुरली बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है नेचुरल में, वो है हमारा नेचुरल मेथड में ही हम और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। तो पहले ये समझते हैं पीरियोडिक अब्स्टिनेंस का मतलब क्या है। जैसे आप इससे पहले जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको क्या बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था कि एक साइक्लिक चेंज है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में परफॉर्म होता है, या ओवरी में भी साइक्लिक चेंज आता है। इस साइक्लिक चेंज में आपने क्या देखा था, इसको हम 4 अलग अलग फेज में बांट रहे थे। क्या था, मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफेरेटिव या फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज और सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज, ऐसा ही था जी। अब देखो ओवुलेटरी फेज एक्चुअली कोई फेज नहीं था, बस एक समय था जिस टाइम ओवरी से ओवम या सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ रहे थे, ऐसा ही हो रहा था। और वो कब हो रहा था, जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा था, जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू हो रही थी, है ना। उस ब्लीडिंग शुरू होने के टाइम से ही क्या हो रहा था, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हो रही थी उस दिन से लेकर के आप चले आओ 14th डे तक, 14वां दिन, उस 14th डे ही ओवरी से ओवम बाहर रिलीज हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था। अब देखिए पीरियोडिक अब्स्टिनेंस 14th डे ओवम, 14वें दिन ओवम बाहर रिलीज होता है, लेकिन रिलीज होने के बाद भी ये 36 to 74 आवर तक ये जिंदा रह सकता है। तो उस टाइम भी अगर इसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो जाएगा, है ना। अब ये 14th डे जो था वो नॉर्मल कंडीशन में था, अगर फीमेल हेल्दी है तब ऐसा था, लेकिन अगर फीमेल अनहेल्दी है तब क्या होगा, तब ऐसा कंडीशन नहीं था। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होगा, इसमें अवॉइड करना होगा किस चीज को, सेक्सुअल इंटरकोर्स को। कब, 10th to 17th डे, 10वें से 17वें दिन तक। हो सकता है कि और पहले ही ओवुलेशन पॉज हो जाए, तो ऐसे केसेस में फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसके 10वें से 17वें दिन तक अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किए जाए तो ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी तो बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये आपने एक नेचुरल मेथड देखा, वो क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसके बाद हम दूसरा मेथड देखते हैं और वो हमारा क्या है, विड्रॉवल मेथड, ठीक है। अब विड्रॉवल मेथड क्या है,
इसको थोड़ा सा समझना है। जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या होता था, मेल जो है सीमेन को रिलीज कर रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या वेजाइना के अंदर, है ना। अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सीमेन को रिलीज नहीं किया जाए, समझिएगा, सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर अगर रिलीज नहीं किया जाए, आउटसाइड वेजाइना या आउटसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अगर इसको रिलीज कर दिया जाए तो सीमेन नहीं पहुंचेगा वेजाइना के अंदर। तो ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि स्पर्म का डिपॉजिट ही नहीं होगा वेजाइना के अंदर, है ना। तो यहाँ क्या होगा, सीमेन इजैकुलेटेड आउटसाइड वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सीमेन को जो है वो वेजाइना से बाहर इजैकुलेट किया जाएगा, तो ऐसे केसेस में भी हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। और प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं इसका मतलब बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो मेथड आपने देख लिया। थर्ड मेथड जो है वो क्या है, ये है लैक्टेशनल अमीनोरिया, ठीक है। लैक्टेशनल अमीनोरिया का मतलब क्या है, इसको समझना है। देखिए, लैक्टेशनल अमीनोरिया का मतलब अगर फीमेल पार्चुरेशन के बाद बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मिल्क फीड करवाती है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, प्रेगनेंसी से बची रहे, क्योंकि उस टाइम जो है वो हार्मोन इसका जो सिक्रीशन होता है वो इस टाइप होता है कि वो ओवुलेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है, और ऐसे केसेस में फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, है ना। तो लैक्टेशनल अमीनोरिया का मतलब क्या होता है, फीमेल फीड्स मिल्क टू बेबी। अगर बेबी को ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा जितना मतलब मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो पूरी तरह से मिल्क फीड करवा रही है प्रॉपर बेबी को, तो ऐसे केसेस में भी फीमेल प्रेगनेंसी से बच सकती है, और इसको क्या कहते हैं, अमीनोरिया। इसके बाद एक और मेथड हम कुछ रिलीजियस ले सकते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, है ना, बट नाउअडेज इट इज नॉट वैलिड, हम इसे नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, ब्रह्मचर्य बहुत सारे लोग पहले फॉलो करते हैं, अब इसकी संख्या तो बहुत कम ही हो गई है, नहीं के बराबर। ब्रह्मचर्य में क्या होता था, यहाँ पर अगर इस रूल्स को या चीजों को फॉलो किया जाता था, तो कोई मेल एक टाइम ड्यूरेशन तक, है ना, फीमेल के बॉडी को टच तक नहीं करता था, या फिर कोई फीमेल मेल के बॉडी को टच तक नहीं करता था, तो ऐसे केसेस में भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता था, बर्थ कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन ये बहुत पहले की बातें हैं। हम फिलहाल जो डिस्कस करेंगे वो हमारा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जो आप समझ गए, 10वें से 17वें दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स को रोकना है। किस दिन से, जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है उस दिन से, है ना। इस पीरियड को सेफ पीरियड भी कहते हैं, ध्यान देना है, इसको क्या कहते हैं बाबू, सेफ पीरियड। इस चीज को भी समझना है, ठीक है। विड्रॉवल मेथड में समझ ही रहे हैं, सीमेन को आउटसाइड वेजाइना रिलीज करना है। लैक्टेशनल अमीनोरिया, अगर फीमेल बेबी को ज्यादा से ज्यादा मिल्क फीड करवाती है तो ऐसे केसेस में भी ये प्रेगनेंसी से बच सकती है। तो ये आपने बर्थ कंट्रोल का नेचुरल मेथड देखा। इसके बाद हम और आगे स्टार्ट करते हैं दूसरे मेथड की तरफ। इसके बाद हम सेकेंड नंबर पे स्टार्ट करते हैं बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड का मतलब आप समझ रहे हैं, बैरियर का मतलब क्या होता है, बैरियर का मतलब रुकावट, रोकने वाला। अब रोकना किसको है, रोकना है स्पर्म और ओवम को फ्यूज होने से, दोनों को फ्यूज होने से रोकना है। तो बैरियर मेथड में कैसे स्पर्म और ओवम को फ्यूज होने से रोका जाए, इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कंडोम्स,
ठीक है। कंडोम्स, ये कंडोम्स जो है वह स्पर्म और ओवम को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से रोकता है। कैसे रोकता है इसको भी समझते हैं। ये बना हुआ किस चीज का होता है? मेड अप ऑफ, किस चीज का बना होता है? ये बना हुआ होगा लैटेक्स शीट या रबर, है ना। तो ये रबर या लैटेक्स शीट का बना होता है। ये मेल या फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है ना, अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है, एक मेल कंडोम होगा, दूसरा फीमेल कंडोम होगा। दोनों को समझते हैं कि दोनों को यूज कैसे करते हैं। जैसे अगर मेल कंडोम को देखोगे, ठीक है, तो इस तरह का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये पूरी तरह से बना हुआ किसका है जी? लैटेक्स शीट या रबर का बना हुआ है। इस तरह से इसका शेप होगा ऐसे, और इस तरह से यहाँ पे पॉइंटेड होगा, ठीक है। ये करता क्या है? ये साइड जो है इसका ओपन होगा, और जो दूसरा साइड आप देख रहे हो ये क्या है? ये क्लोज है, बंद है ना। तो ओपन साइड से क्या होगा? ओपन साइड से जो है ये इरेक्ट पेनिस को कवर करने का काम करता है। जब पेनिस में हार्डनेस आ जाता है, कोई तरह से इरेक्शन आ जाता है, तो उसके ऊपर जो है ये कंडोम को वियर कर लिया जाता है, पहन लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ? ये इरेक्ट पेनिस को कवर कर लिया। जब इरेक्ट पेनिस को कवर कर लिया तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जब मेल के पेनिस के द्वारा सीमेन रिलीज होगा, तो वो रिलीज किस पार्ट में होगा? इस रीजन में रिलीज होगा। क्लियर? ये कंडोम्स के इस रीजन में। अब इस रीजन में रिलीज होगा, ये पूरी तरह से सील है, बंद है, तो कभी भी सीमेन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज नहीं होगा। क्लियर? आपने देखा मेल कंडोम। अब देखते हैं फीमेल कंडोम। फीमेल कंडोम में क्या होता है? इसका जो दोनों एंड है, यहाँ पर एक एंड में हम देख रहे थे क्या था? रिंग लाइक का स्ट्रक्चर था, दूसरे एंड में रिंग लाइक का स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन फीमेल कंडोम के केसेस में क्या देख रहे हैं? इसके दोनों एंड पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, यहाँ भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ भी रिंग लाइक। लेकिन इसका जो एक एंड होगा ये क्लोज होगा, बंद होगा, और दूसरा एंड जो होगा ये क्या होगा? ओपन होगा। तो यहाँ समझना ये है कि ये क्या हुआ? क्लोज एंड, और ये क्या हुआ? ओपन एंड। दोनों समझ रहे हैं? और दोनों ही जगह पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब इसका यूज कैसे होता है थोड़ा सा इसको समझना है। जैसे ये हम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। इधर भी क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? यूटेरस। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? वेजाइना। यहाँ क्या है? सर्विक्स। ये यूटेरस का एक इनर लाइनिंग क्या है? एंडोमेट्रियम। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। अब देखिए, जैसे ये जो फीमेल कंडोम है, इसका जो एंड, जो क्लोज पार्ट है, इस क्लोज पार्ट को फिंगर के हेल्प से अंदर इंजेक्ट, इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब ये अंदर चला गया क्लोज पार्ट, और जो ओपन पार्ट है ये बाहर इस तरह से होगा। अब ये क्लोज एरिया है। अब मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मेल का पेनिस इन करता है इसके अंदर, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सीमेन रिलीज होता है, तो इसका जो क्लोज एंड है वो अंदर की तरफ है। तो ऐसा होने से क्या होगा? ये सीमेन जो रिलीज होगा वो कंडोम को क्रॉस करके और अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज नहीं होगा। ये इस तरीके से क्या होगा? ये सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने देखा कि मेल कंडोम और फीमेल कंडोम ये दोनों बैरियर का काम कैसे कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो है वन टाइम यूज के लिए होते हैं। क्लियर? बार बार यूज के लिए नहीं होते हैं, वन टाइम यूज के लिए होते हैं, है ना। और देखिए, एक इसका एडवांटेज और है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? टू प्रिवेंट अस
फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, है ना। तो पहला तो देखा ये रीयूजेबल नहीं है, दोबारा इसको बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता। और दूसरा क्या देखा आपने, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये आपने देखा फायदा किसका, कंडोम्स का। इसके बाद हम और भी बैरियर मेथड्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे और लेते हैं सर्वाइकल कैप या डायफ्राम। ये सर्वाइकल कैप या डायफ्राम क्या है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आप कप लाइक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें क्या होता है, इस तरीके का थ्रेड लगा होता है, इसमें धागा लगा होता है ना। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, या इसकी हेल्प से क्या किया जा सकता है, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर को एक्चुअली वेजाइना के अंदर रिलीज करते हैं और ये क्या करता है, इसको बंद करता है, किसको, सर्विक्स के रास्ते को जो है ये बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। अब सर्विक्स का रास्ता जो है वो इस टाइप का, इसके और भी शेप हो सकते हैं। तो जब ये सर्विक्स के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, तो जैसे मान लो कि इस तरीके से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। हम दूसरा डायग्राम लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लो इस तरीके का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, तो अगर ये सर्वाइकल कैप जो है वो सर्विक्स को कवर कर लेता है, बंद कर लेता है ना, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो सीमेन इजैकुलेट होगा, जो रिलीज होगा, वो कभी भी सर्विक्स को क्रॉस करके यूटेरस के अंदर नहीं जा सकता, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा सकता है, तो आगे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म ही नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है बेबी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये सीमेन इस जगह पर रिलीज हो गए, तो हो सकता है इसकी कुछ क्वांटिटी इस तरीके से अंदर इन कर जाए, है ना। तो इसके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सर्वाइकल कैप या डायफ्राम के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम, ठीक है। ये स्पर्मिसाइडल क्रीम जो है वो केमिकल होता है और ये केमिकल क्या करता है, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करता है, इसको किल करता है। ऐसा होने से अगर कुछ स्पर्म का चांस है कि वो अंदर इन कर गया, तो उसको भी किल कर देगा। और ऐसा होने की वजह से जो चांसेस होगा स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइज होने का, ये चांसेस बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपने देखा बैरियर मेथड, यानी कि किस तरीके से स्पर्म और ओवम को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से रोका जा रहा है ना। इसके बाद हम और भी मेथड के बारे में जानते हैं। और भी मेथड क्या है, इसके अलावा जो मेथड हम डिस्कस करेंगे अभी, वो है हमारा इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, जिसको हम कह रहे हैं IUT। तो ये दो मेथड हुआ। थर्ड मेथड जो हम देखते हैं वो क्या है, IUTS। IUTS का मतलब क्या हुआ, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, है ना। अब इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस क्या है आपको पता है, इंट्रा का मतलब अंदर की तरफ, यूटेरिन यूटेरस, और डिवाइस का मतलब कोई उस तरह के टूल्स है जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए ये भी कई तरह का है। पहला है इसमें नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। फर्स्ट क्या है, नॉन मेडिकेटेड। सेकेंड क्या है, कॉपर रिलीजिंग IUDS, ठीक है। थर्ड क्या है, हार्मोन रिलीजिंग IUDS। तो अब इसको समझना है, नॉन मेडिकेटेड IUDS, कॉपर रिलीजिंग IUDS और हार्मोन रिलीजिंग IUDS। IUDS मतलब इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, मतलब इस डिवाइसेस को कहां इन किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, ये यूटेरस के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। अब देखिए
बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईओडीएस का एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या होगा, लीपर लुप्स, समझते हैं इसको क्या है ये। इसके बाद कॉपर रिलीजिंग में क्या होगा, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 325, है ना, ये इसके कॉमन एग्जांपल है कॉपर रिलीजिंग आईओडीएस के। हार्मोन रिलीजिंग आईओडीएस के, इसके क्या होगा, जैसे प्रोजेस्टासर्ट, LNG20, ये सब इसके कॉमन एग्जांपल है हार्मोन रिलीजिंग आईओडीएस। अब सबके बारे में समझते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं नॉन मेडिकेटेड। अब नॉन मेडिकेटेड का मतलब आप समझ रहे हो, इसमें किसी भी तरह की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है ना। अब नॉन मेडिकेटेड जो है, जिसमें किसी तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है, ये कैसे प्रेगनेंसी को रोकता है, हमें ये समझना है ये प्रेगनेंसी को रोक कैसे रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बना हुआ किस चीज का है, ये भी रबर का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है, ये रबर का। और कैसे रोकता है प्रेगनेंसी को, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे इसका जो शेप है वो इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में है, सांप के जैसा इसका शेप है। और इसका जो एकिंड है, इसमें इस तरीके से थ्रेड लगा हुआ रहता है। ये थ्रेड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है और थिन होता है। ऐसा होने की वजह से ये वेजाइना के अंदर होते भर में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में किसी तरह का कोई इरिटेशन कॉज नहीं करता है। किसी तरह का कोई इरिटेशन ये कॉज नहीं करता है। तो ये आपने देखा, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ किस चीज का यार, ये रबर का बना हुआ है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये है क्या, लीपर लूप्स, क्योंकि अभी नॉन मेडिकेटेड के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे ये हम देखते हैं, ये यूटेरस का स्ट्रक्चर है। इस तरह से फैलोपियन ट्यूब इसमें होंगे। इस तरीके से इसमें ओवरी होगा, ये सारी चीजें होंगी। अब देखो, ये जितने भी आईओडीएस हैं, इसको एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर के हेल्प से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसा नहीं कि खुद से। इसको जब तक एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर नहीं होंगे तब तक इसको इंट्रोड्यूस करना काफी डिफिकल्ट टास्क है। अब देखिए, मान लीजिए ये सर्विक्स है, ठीक है, यहाँ पे नैरो रास्ता है, इसको क्या कहते हैं, सर्विक्स है। एक ओपनिंग इसका अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। अगर हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस यूटेरस के अंदर, तो क्या होगा, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे ऐसे टॉयज या देखे होंगे, सांप के जैसा बना हुआ, रबर का बना हुआ चीज है। आप उसको ऐसे खींचोगे तो वो स्ट्रेट सीधा हो जाता है, लेकिन वापस छोड़ोगे तो वो तो पहले जैसे शेप में चला जाता है। तो यहाँ पर भी कंडीशन सेम है। इसको स्ट्रेट थोड़ा सीधा करके क्या होता है, सर्विक्स के रास्ते अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जब ये अंदर इंसर्ट हो जाता है तो इंसर्ट होने के बाद ये वापस उसी शेप में आ जाता है। अब उसी शेप में आएगा तो क्या होगा, जैसे मान लो इस तरीके का इसका शेप है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको। अब जब इस तरीके से ये शेप बन गया, ये थोड़ा सा मान लो एंडोमेट्रियम, चूंकि और ग्रोथ किया हुआ रहता है इस तरीके से, ये भी एंडोमेट्रियम मान ले, थोड़ा और ग्रोथ किया हुआ है इस तरीके से। तो जब आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सीमेन यहाँ रिलीज होंगे, वेजाइना के अंदर रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद क्या होगा, ये सर्विक्स के रास्ते अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद मान लो इस जगह पर ये पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो स्पाइरल फॉर्म में आप स्ट्रक्चर देख रहे हो लीपर लूप्स का, ये क्या करेगा, इस सीमेन में से स्पर्म को आगे जाने ही नहीं देगा, क्लियर। बाय द वे यहाँ से चला गया, फिर आगे ब्लॉकेज है, या और आगे जाने नहीं देगा। इधर से अगर मूव करना चाहा तो यहाँ पे ब्लॉकेज है, ये स्पर्म आगे नहीं मूव कर पाएगा। यहाँ से मूव भी कर गया तो यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा। मतलब फाइनली आप ये समझो कि जो अबाउट 100 स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, वो स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएंगे फैलोपियन ट्यूब तक, है ना। और ऐसा होने से प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीजें आपने देख लिया, है ना। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है, इसको हम नॉन मेडिकेटेड क्यों करें, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है, कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें नहीं है।
तो ये आपने देख लिया डीपर लूप्स का एग्जांपल नॉन मेडिकेटेड में। इसके बाद हम और आगे